जयप्रसाद यादव और उनके बेटे के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल बिहार के गांव सीकर में इनका अपना खेत था और अक्सर दोनों बाप बेटे देर रात तक काम किया करते थे, जिससे इनका मुनाफा भी होता और घर भी ठीक ठाक चलता ही रहता। यूँ कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी बिल्कुल आम तरीकों से गुजर रही थी। ये बड़े आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि अब ये कौन सी नई आफत से टकराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं जयप्रसाद की ये सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम जयप्रसाद है, मैं बिहार के सीकर नाम के गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में हमारे कुछ खेत थे। अभी कुछ समय पहले हमने बांसवाड़ी के ठीक उल्टी तरफ एक खेत खरीदा था। वो जमीन दरअसल हमें बहुत पसंद आई थी और यही कारण था कि हमने वहाँ के खेत को खरीद लिया था। दरअसल उस खेत के बारे में तमाम सी अफवाहें फैली थी, जैसे कि वो खेत भूतिया है, उसके पीछे वाली बांसवाड़ी की आत्माएं वहाँ पर टहलती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उस खेत की जमीन के नीचे नवजात शिशु और कम उम्र के बच्चों का शव दफन है। मतलब जितनी हो उतनी बातें, ये सब हमने अनदेखा कर दिया था। और उसकी जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी और खेत भी बड़े ही सस्ते भाव में मिल गया था। साथ में कुछ और भी सुविधाएं मिली थी, जैसे कि उसी खेत में एक छोटा सा मड़ई था और वो भी हमें मुफ्त में मिल रहा था। अब भला इतने सारे फायदे को छोड़कर कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस खेत को खरीदने से इनकार कर दे। जहाँ तक इन भूत प्रेतों की बातें थी, वहाँ तक हमारा भी मानना था। हम भी भूत प्रेतों पर यकीन रखते थे, पर इन सभी से ज़्यादा डरते नहीं थे, क्योंकि इसमें एक और बात भी थी कि हमारे साथ कभी कुछ खौफनाक या भयानक नहीं घटा था। और यही वजह थी कि मेरे परिवार के लगभग सभी सदस्य इन चीज़ों से दूर दूर तक वाकिफ नहीं थे। मेरा बेटा किशोर मेरे साथ ही अक्सर खेतों में काम करता था। उसकी दुकान भी थी गाँव के चौराहे पर। वो उसे ही ज़्यादातर संभाला करता था, पर अक्सर कुछ मौकों पर जब काम अधिक होता था तब वो मेरे साथ खेतों में ही काम करता था। इसी तरह जब हम उस खेत को खरीदकर पहली बार वहाँ की जमीन और वो मड़ई को देखने और अनुभव करने गए, तब तो हमें लगभग सब कुछ नॉर्मल ही लगा। वहाँ का आसपास का माहौल बड़ा ही शांत था, मतलब कि वहाँ आसपास कोई खेत वगैरह नहीं था, या यूँ कह सकते हैं कि जंगलों से घिरा था वो खेत। पर इस बात की किसी को कोई डर नहीं था। मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा था, पापा आप देर रात तक इस तरह खेत में मत रहना, क्योंकि आसपास का माहौल वाकई में कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। खेत और उसकी उपजाऊ जमीन हमारे लिए तो बस यही मायने रखती थी। वैसे मेरे कुछ और भी खेत थे, तो मैं बारी बारी से फसलों के अभाव पर खेतों में जाता था। इसी तरह गर्मियों के मौसम में उसी खेत की कटाई चल रही थी जिसे हमने खरीदा था। मैं अक्सर अपने साथ मोहन को लेकर काम करता था, पर बीते कुछ समय से मोहन की तबीयत भी खराब चल रही थी और यही वजह थी कि अब मुझे ही सारा काम देखना और संभालना था। एक शाम की बात है, मैं लगभग सारा काम निपटाकर खेत से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई 2 सेकंड के लिए जोर से हंसा हो, एकदम से जैसे मुझे झटका लगा हो। क्योंकि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा था तो वो आवाज आनी बंद हो चुकी थी। पहले तो एकदम से मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना था कि उस दायरे के लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल तक कोई भी दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसे में वहम होना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो हंसी की आवाज़ थी वो भी किसी बच्चे की ही लगी थी, पर वो आवाज़ किसकी थी ये मैं एकदम यकीन से तो नहीं कह सकता। खैर उस आवाज़ को सुनने के बाद मैंने खुद को इस तरह समझाया कि ये मेरा वहम था और मैं अब वापस आगे बढ़ने लगा। मैं अभी थोड़ी दूर पर गया ही था कि तभी मेरी मड़ई से मुझे किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि जरूर कोई कुत्ता या बिल्ली अंदर घुस गई होगी और सारा सामान बिखेर दिया होगा। मड़ई का बाहरी हिस्सा हल्का हिल भी रहा था, इतना तो तय था कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। इसलिए मैं अपने साथ एक छोटा सा डंडा लिए मड़ई में घुसा और हल्का सा बल्ब जलाकर उसे देखने लगा कि आखिर कौन घुसाया। पर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर तो कोई था ही नहीं। पूरी की पूरी मड़ई खाली थी, कोई दूसरा वहाँ पर मौजूद नहीं था। और इसी वजह से अब मैं थोड़ा और भी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था तो फ्री मड़ई में कैसी हलचल हुई। फिर मैंने मड़ई का फाटक बंद कर दिया और वापस मुड़ गया। ये जो दोनों बातें मेरे साथ हुई थी, मैं इसी सोच विचार करता हुआ घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर मैंने किसी को ये सब बातें बतानी ठीक नहीं समझी, क्योंकि बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। हो सकता है ज़्यादा काम की वजह से मुझे ही मानसिक तनाव हो गया हो, जिस कारण मुझे कोई वहम हो गया था। खैर इसी के 2 दिन बाद मेरे उसी खेत में अब एक बड़ा सा काम होने वाला था। फसल की अच्छी उपज थी और खेत में काम भी हद तक बढ़ गया था। World take note. और खेत में काम भी हद तक बढ़ गया था। मेरे साथ वाला भी अब कुछ समय से बीमार था। अब मुझे और मेरे बेटे को ही खेत में काम करना पड़ता और इसी तरह मैं और मेरा बेटा किशोर अपने खेत में पहुंचे। शाम के 7 बजे तक हमने लगभग कटाई कर ही ली थी और सभी को बोरे में समेटकर मड़ई में रख दिया था। लेकिन सिर्फ कटाई करना ही जरूरी तो नहीं था, बल्कि उन फसलों की निगरानी करना भी बहुत ही जरूरी था। और इसी कारण आज की रात हम दोनों बाप बेटे खेत में ही रुकने वाले थे। अब कल सुबह ही ट्रैक्टर के जरिए हम निकलते। वैसे हम बड़े आराम से मड़ई में चटाई बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। देर रात 10 बजे का समय था। हम भी आज पूरा दिन खेत में काम करके बहुत ज्यादा थक गए थे, तो अब नींद भी कब आ गई पता ही नहीं चला। अब आगे हमारे साथ क्या कुछ घटने वाला था इसका हमें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। हम दोनों बड़े आराम से मड़ई में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मुझे देर रात 1 बजे के करीब टॉयलेट लग गई। मैं उठकर मड़ई से बाहर निकला और खेत के कोने के झाड़ियों में चला गया। अभी मैं वापस लौट ही रहा था कि तभी मैंने दूर खड़े 2-3 बच्चों को खेलता देखा। मैं इस दृश्य को देखकर बड़ा हैरान रह गया। मैंने मन ही मन कहा, मारा इनके माँ बाप कैसे हैं, ऐसे आधी रात को उतने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ दिया है, वो भी इस सुनसान इलाके में। गांव का माहौल वैसे भी सूरज ढलने के साथ ही एकदम शांत हो जाता है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। मैंने सोचा कि मैं उन बच्चों को आज की रात अपनी मड़ई में ही सुला दूं और कल सुबह गांव वालों से पता करके उन्हें उनके माँ बाप के पास पहुंचाऊंगा। पहले मैं मड़ई में घुसा और अपने बेटे को जगाया। मेरा बेटा भी गहरी नींद में था। और किशोर किशोर करके मैंने उसे आवाज़ लगाई। वो एकदम से जागा और बोला, क्या हुआ बाबूजी, आप अचानक इस तरह आवाज़ क्यों दे रहे हैं? तो मैंने उसे उन बच्चों के बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गया। तो उसने कहा, बड़ी हैरान की बात है, भला इतनी रात गए इस जंगली इलाकों में बच्चों का होना तो बड़ा ही अजीब है, क्योंकि यहाँ इतनी रात गए गांव का कोई बड़ा आदमी भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर इसके बाद मैं और किशोर दोनों ही मड़ई से बाहर आए और जब मैंने एक तरफ इशारा किए किशोर को बच्चों के बारे में बताया, तब तो जैसे मैं एकदम से हैरान ही रह गया। असल में वहाँ पर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो बच्चे जहाँ पर खड़े थे उसके ठीक नीचे कपड़े पड़े थे। मतलब कि वो बच्चे वहाँ से एकदम गायब हो गए थे, सिर्फ उनके कपड़े ही नीचे गिर पड़े थे। मैं ये देखकर तो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी जब पिछली बार मैं यहाँ से गुजरा था तब तो मुझे कोई कपड़ा गिरा हुआ दिखाई नहीं पड़ा। खैर मैंने इस बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया। बात तो मन में अभी भी थी पर मैंने इसे जाहिर नहीं किया। खैर उस समय 1 बजे का समय था
और ऐसे में इतना कौन सोचता है। मैं बड़े आराम से मड़ई में आया और फिर आकर आराम से सो गया। अभी मुझे हल्की नींद लगी ही थी कि तभी मुझे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। ठीक वो आवाज़ मेरे बगल से मेरे कानों पर पड़ रही थी। ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई ठीक मेरे कान के बगल में बैठकर हंस रहा था और यह आवाज़ किसी बच्चे की लग रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं लेटा ही रहा, पर जब आवाज़ की गति बढ़ने लगी थी तब मैं जैसे एकदम से नींद से जागा। मैं जैसे ही नींद से जागा तो वो आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई।